नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बिहार की प्रमुख नदियों पर। दोस्तों, जो नदियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिन नदियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, उन नदियों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। और यह 5-6 नदियाँ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में। इन्हीं से प्रश्न अक्सर देखा गया है, 99% केसेस में आप देखेंगे तो इन्हीं नदियों से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने परियोजनाओं को पढ़ा था, मुझे लगा नदियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है। तो एक बार आप रिवीजन के दृष्टिकोण से इसको जरूर जो है 10 मिनट 15 मिनट की क्लास होगी, तो आप जरूर इसको देखिएगा और सिस्टमेटिक तरीके से इसको कनेक्ट भी करिएगा। जितने भी फैक्ट आपको बताए गए हैं सबको आप कंपाइल भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार आप जो है नजर डालिए अपने बिहार के मैप पर। और यहाँ पर बिहार के मैप में नदियों को दर्शाया गया है जो मुख्य रूप से उत्तर की नदियां हैं, उनके संदर्भ में। यहां पर अगर आप देखेंगे जो उत्तर की नदियां हैं और यहां जो है जो दक्षिण की नदियां हैं, मुख्य रूप से हुआ है यह आपका उत्तरी बिहार है, आपको पता होगा, और यह आपका दक्षिणी बिहार है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो नदियों का जो क्रम है, मुख्य रूप से आप यहां पर पश्चिम से पूरब की तरफ देखेंगे। ठीक है, जो खासकर उत्तर बिहार की नदियां हैं, जैसे अगर आप जो है सबसे पहले पश्चिम की नदी को देखेंगे तो आपको मिलती है घाघरा, फिर उसके बाद गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी और महानंदा। ये बहुत ही प्रमुख है, इनके बेसिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाकी आप देखेंगे कि इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको देखने का प्रयास करेंगे। क्रम हमारा इस प्रकार से होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके दक्षिण बिहार की जो नदियां होने वाली हैं उसमें आप देखेंगे अजय, क्योल, फल्गु, पुनपुन, सोन, यह सभी नदियां देखने को मिलती हैं। और इन सभी नदियों के बीच में एकदम आप देखेंगे, और खासकर बिहार के बिल्कुल बीच में जो दो पार्ट में बिहार को बांटता हुआ नजर जो है आ रहा है, वह आपकी गंगा रिवर है, गंगा नदी है जो दो पार्ट में बांट रही है। ठीक है, और लगभग जो है आप देखेंगे जो उत्तर से बहने वाली नदियां हैं वह किसी न किसी रूप में आकर जो है यहाँ पर मिल जा रही हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे दक्षिण से भी बहने वाली नदियां जाकर जो है गंगा में मिलती हैं। दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है तो इस पर भी हम बात करेंगे। आपको पता होगा कि किसी भी स्थान की जो अपवाह प्रणाली है वहां के उच्चावच और भूमि के ढाल पर निर्भर करती है। आपने ज्योग्राफी में इसको पढ़ा होगा। और बिहार के अपवाह तंत्र में आप देखेंगे अनेक छोटी छोटी नदियां हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रही हैं, जो धरातलीय जो बनावट है उसके अनुसार प्रवाहित हो रही हैं। और बिहार की नदियों का जो अपवाह तंत्र है मुख्यतः आप देखेंगे जालीनुमा है और वृक्षाकार प्रकार का है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ की स्थलाकृतियों के प्रकार एवं संरचना के कारण देखने को मिलता है। तो हमने आपको 3 पॉइंट यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक तौर पर बताया, इन तीनों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने क्या बताया कि बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें या किसी भी स्थान के संदर्भ में देखें तो वहाँ की जो अपवाह प्रणाली होती है दोस्तों, वहाँ के उच्चावच और भूमि की ढलान पर निर्भर करती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि बिहार के अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां देखने को मिलेंगी जो धरातली बनावट के अनुसार प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। और बिहार की नदियों का जो अपवाह तंत्र है मुख्यतः कैसे है, जालीनुमा है, वृक्षाकार प्रकार का है। तो दो आपको यहां पर और पॉइंट मिले कि अपवाह तंत्र मुख्यतः किस प्रकार का है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ की स्थलाकृतियों के प्रकार एवं संरचना के कारण यह जो आकृति है यह देखने को मिलती है, यह प्रकार आपको देखने को मिलता है। आइए एक बार हम लोग जो है मैप की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार से, जैसे कि आप उत्तर में हिमालय देख रहे हैं, दक्षिण में पठारी भाग देख रहे हैं और बीच में गंगा का मैदान है। मुख्य रूप से जो मैदानी क्षेत्र है इसमें गंगा का प्रवाह क्षेत्र है। इस मैप के अनुसार जो है आप देख सकते हैं कि जो धरातलीय बनावट है उसके अनुसार ही मुख्य रूप से जो इसका प्रवाह क्षेत्र है वह आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, बिहार में जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं मुख्य रूप से, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि दो भागों में इनको वर्गीकृत किया जाता है। और यहाँ पर दो भाग जो हैं वह कौन कौन से हैं, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। ठीक है, तो यहाँ पर हिमालय की नदियां जो है वो सदावाहिनी है, विशाल उपजाऊ मैदान वाली हैं, बाढ़ की आशंका इसमें रहती है, वर्षा पर निर्भर रहती है, मौसमी प्रवाह होता है जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं या जो पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। मुख्य रूप से आप झारखंड से देखेंगे जो नदियां निकल कर आ रही हैं, बिहार में बह रही हैं, यह इनका पूरा जो बहाव क्षेत्र है या वर्षा या मुख्य रूप से जो जल जो है भराव है, यह पूरा जो है वर्षा के कारण होता है। दोस्तों, पूर्णतः आप देखेंगे लगभग मौसमी नदियां आपको देखने को मिलती हैं, सभी
मौसम पर डिपेंड होती हैं और खासकर वर्षा ऋतु में आप देखेंगे तो इनका जल का जो है भरण है, जो जल का जो है विस्तार है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है इन नदियों में। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि रिवर बेसिन, आप बिहार का एक मैप लगा हुआ है, आप देखेंगे जो बेसिन, जैसे गंडक बेसिन यह आपको देखने को मिलता है, जो बूढ़ी गंडक और मुख्य रूप से जो गंडक नदी है उसके जो द्वारा बनाया गया यह बेसिन है। फिर बागमती जो बेसिन है, इसके अलावा कमला बलान बेसिन है, कोसी बेसिन है, महानंदा बेसिन है, यह सभी प्रमुख बेसिन है, इनका भी जो है जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर बिहार में जो प्रमुख बेसिन है उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। ज्योग्राफी के क्लास में हम लोग और डेप्थ में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर दक्षिण बिहार की बात करें हम लोग तो यहाँ पर सोन बेसिन, कर्मनासा बेसिन, पुनपुन बेसिन और साथ ही साथ आप यहाँ पर इसके अलावा देखेंगे तो हरोहर बेसिन जो है, बूढ़ी जो बदुई बेसिन है, क्योल बेसिन है और चंदन बेसिन है, मुख्य रूप से कुछ प्रमुख बेसिन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों हिमालय से निकलने वाली जो नदियां, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर इस मैप पर अगर आप नजर डालेंगे, जो पहले मैप है, तो यहाँ से जो नदियां निकल रही हैं लगभग हिमालय से निकल रही हैं। ठीक है, जो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में आप देखेंगे गंगा नदी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, गंगा नदी देखने को मिलेगी और इसके अलावा आप देखेंगे तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा, जैसा इस क्रम को आप देख पा रहे हैं, यह सभी नदियां मुख्य रूप से आपको कहां से, हिमालय से निकलते हुए दिख रही हैं। और इनमें से अधिकांश नदियां क्या है दोस्तों, सदावाहिनी है। सदावाहिनी का मतलब क्या हुआ, जो हमेशा बहने वाली नदियां हैं। जैसा कि इस पर अगर आप गौर करेंगे, यहां पर आप गौर करेंगे तो लिखा हुआ है कि इनमें से अधिकांश नदियां सदावाहिनी है, सदा बहने वाली है, यह कभी सूखती नहीं है दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा। और इन नदियों के कारण उत्तर बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ भी आ जाता है, खासकर वर्षा ऋतु की अगर हम बात करें, वर्षा के मौसम की बात करें तो इन नदियों द्वारा लाया गया जो जलोढ़ है दोस्तों, इससे विशाल उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है और मुख्य रूप से आप देखेंगे वह मैदानी भाग बहुत ही उपजाऊ है। बिहार राज्य के बारे में आप जानते हैं दोस्तों कि कृषि ही उसकी रीढ़ है। ठीक है, बिहार राज्य की, तो मुख्य रूप से इनके द्वारा बनाया गया जो मैदान है वह जो है बिहार के लिए आप कह सकते हैं कि अमृत के समान है दोस्तों। और मुख्य रूप से वहां से जो है जो पैदावार है, जो सारी चीजें निकलती हैं, वह आर्थिक रूप से बिहार को और भी समृद्ध बनाती हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अन्य नदियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गंगा में ही मिल जाती हैं। जितनी भी नदियों की बात हमने करी है वह आप देखेंगे कुछ नदियां प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से कहां पर, गंगा में मिलते हुए नजर आती हैं। आइए अब हम सबसे पहले गंगा नदी के बारे में देखेंगे यहां पर, और फिर जो है आगे हम एक एक नदियों के बारे में देखेंगे। दोस्तों गंगा नदी का जो है यहाँ पर जो मैप दर्शाया गया है आप देखेंगे इस प्रकार से बिल्कुल जो है उत्तर प्रदेश से इंटर करती है बिहार में और मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में जो है यह निकलती हुई नजर आती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो मुख्य धारा है गंगा नदी की, यह बिहार में कितने किलोमीटर लंबाई की है। टोटल लंबाई भी पूछा जा सकता है, लेकिन बिहार सेंट्रिक जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिहार में कुल इसकी कितनी लंबाई है प्रश्न पूछा जाता है। इसका बिहार में प्रवेश कहाँ से हो रहा है, इसका निकास कहाँ हो रहा है, बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, और साथ ही साथ मुहाना भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप यहां पर सबसे पहले बिहार के संदर्भ में अगर हम इस नदी को देखें, गंगा नदी को, तो आप ध्यान रखिएगा इसका प्रवेश जो है बक्सर से देखने को मिलता है। बक्सर के आसपास जो है यह इंटर करती है और मुख्य रूप से आप देखेंगे यह बिहार में लगभग 445 किलोमीटर जो है लंबाई में बहती हुई नजर आती है। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें तो इसका निकास कटिहार में होता है। मुख्य रूप से यह बिहार का डिस्ट्रिक्ट है और मुहाना इसकी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा। और टोटल बिहार में जो जल ग्रहण क्षेत्र है इसका वह 15,165 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह आप बहुत ठीक ढंग से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ भारत के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाता है इसके उद्गम स्थल से संबंधित प्रश्न, तो आप जानते ही हैं कि यह गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है जो गंगा नदी है। ठीक है, तो यहां पर आप इसके संदर्भ में इतना डिटेल्स ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहां पर जो बिहार में प्रवेश इसका हो रहा है और बिहार में जो है जहां से है, जिस डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, इसको विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। टोटल अगर हम बात करें गंगा नदी की, जो इसका जो है लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं।
बिहार में जो गंगा का सफर है दोस्तों वह 12 जिलों से होकर जाता है और आप देखेंगे बक्सर से एंटर करेगी, फिर भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार में बहती हुई नजर आती है। लेकिन यहां पर सबसे प्रमुख रूप से पटना आपको ध्यान में रखना है, और जो कि यहां का जो है आप देखेंगे बिहार राज्य का राजधानी है और यहां पर सर्वाधिक लंबाई इसकी 99 किलोमीटर देखने को मिल जाती है पटना के पास। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे जो प्रमुख शहर है दोस्तों इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, गंगा के किनारे जो शहर आपको देखने को मिल रहे हैं यहां पर 12। ठीक है, तो इसके बारे में आपने समझ लिया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से उत्तरी बिहार और हिमालय की जो नदियां हैं मुख्य रूप से उस पर और गौर करते हैं और एक एक नदियों को बहुत अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर हम इन नदियों की बात करें जो हिमालय से नदियां निकलती हैं दोस्तों, ये अपने साथ भारी मात्रा में जड़ोड़ यानी कि जो सिल्ट है वह लाती हैं। ठीक है, और प्रतिवर्ष आप देखेंगे यही सिल्ट जो है जो मैदानी क्षेत्र है इसमें जमता है, और जब मैदानी क्षेत्र में जो है जमता है तो बाढ़ का कारण बनता है। और आप देखेंगे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, इसके अलावा महानंदा, यह सभी नदियां हैं जहां पर सिल्ट का जमाव ज्यादा देखने को मिलेगा और फिर जो है इनका जो फैलाव होगा वह मुख्य रूप से बहुत ज्यादा बिहार में देखने को मिलता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा बाढ़ की समस्याएं उत्तरी बिहार में आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, आप सीधे कह सकते हैं कि सर सिल्ट के कारण जो है इन नदियों में बाढ़ की जो समस्या बहुत ही प्रमुख हो जाती है। आप देखेंगे जब सिल्ट जमा होगा जो है जो नदी का प्रवाह क्षेत्र होगा तो स्वाभाविक सी बात है नदी का जो बाइफर्केशन होगा वह देखने को मिलेगा, फैलाव जो होगा वह देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि पानी की एक लाइन आप बनाइए, उसमें पानी डाल रहे हैं और वहां पर आगे जाकर एक आप ईंट रख दीजिए, तो नो डाउट जो है पानी कहीं ना कहीं से जो है फैलेगा। स्वाभाविक सी बात है, जब फैलेगा तो जो निवास क्षेत्र योग्य भूमि है उनके तरफ भी वह बढ़ जाएगा। ठीक है, जहां पर लोग रह रहे हैं, नदियों के संदर्भ में मैं बताने का प्रयास कर रहा था, आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सिल्ट बहुत ही प्रमुख जो है कारण होता है नदियों में बाढ़ लाने का और जो है बिहार के मैदानी क्षेत्रों में जो बाढ़ आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक एक नदी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले घाघरा नदी को देखते हैं, इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। कुल लंबाई इसकी 1180 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई दोस्तों 83 किलोमीटर है और बिहार में बात करें तो इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र जो है 2995 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो गुरला मंदाता चोटी के पास जो नाफा है नेपाल से यह जो है निकलती है नदी, और गंगा नदी में यह जाकर मिल जाती है। जो इसका संगम है कहां पर, छपरा के पास, यह ध्यान रखिएगा, छपरा के पास जाकर मिलती है। और प्रमुख इसकी सहायक नदी राप्ती नदी है। ठीक है, लेकिन राप्ती नदी आप देखेंगे बिहार में तो बहते हुए आपको नजर नहीं आती है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। सबसे प्रमुख इसके बारे में 3-4 पॉइंट हैं। इसकी बिहार में लंबाई, जल ग्रहण क्षेत्र, उद्गम स्थल और साथ ही साथ सबसे प्रमुख यहां पर संगम इसका। ठीक है, अब आइए अगली नदी की तरफ बढ़ते हैं। बूढ़ी गंडक, इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है दोस्तों। बिहार में इसकी कुल लंबाई देखने को मिलती है। जल ग्रहण क्षेत्र इसका 9601 जो है वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है और इसका उद्गम स्थल आप देखेंगे तो सोमेश्वर श्रेणी के विशंभरपुर के पास जो है चौतरवा चौर पर जो है आपको देखने को मिलेगा और इसका संगम गंगा नदी में ही मुंगेर के पास हो जाता है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वह डंडा, पंडई, मसान, कोहरा, बालोर, सिकटा, त्यूर, तिलावे, धनौती और अजान कोट, यह प्रमुख नदियां हैं। इनको जरूर आप रट लीजिएगा, इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। ज्योग्राफी की क्लास में हम इन पर भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे। ठीक है, यहां पर फिलहाल आप इनको सहायक नदियों के रूप में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम यहां पर डिस्कस करेंगे, डेप्थ में हम जो है अपने क्लास में करते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बागमती नदी की बात करें तो कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। 394 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई देखने को मिलती है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र इसका 6500 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है और उद्गम स्थल इसका नेपाल से ही है, महाभारत श्रेणी से, यह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा संगम की बात करें तो देवापुर के पास आप देखेंगे लाल बकैया नदी में जाकर यह मिल जाती है, जो बूढ़ी गंडक नदी है। दोस्तों इसकी जो सहायक नदी है विष्णुमती नदी और लखनदेई नदी, लाल बकैया नदी, चकनाहा नदी और जमुने नदी, यह जो है प्रमुख रूप से छोटी छोटी नदियां हैं उत्तरी बिहार की जो इससे जो है मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से अगले नदी पर चर्चा करते हैं। अगली नदी है कमला नदी।
इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है दोस्तों। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र इसका 4488 किलोमीटर और महाभारत श्रेणी नेपाल से यह भी निकलती हुई नजर आती है। अब सबसे प्रमुख नदी पर हम आते हैं दोस्तों। यह नदी आपकी है कोसी। कोसी बहुत ही प्रमुख नदी है। आप देखेंगे तो जो है इसको बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसका जो पथ भ्रमण है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा इसमें सिल्ट भी बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। बाढ़ उत्तरी बिहार में बाढ़ लाने का सबसे प्रमुख कारण जो है सिल्ट ही है और सबसे प्रमुख नदी जो है आपकी कोसी ही है दोस्तों। इसी के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। इसके संदर्भ में देखें तो यहां पर अगर हम कोसी नदी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, जिसमें से बिहार में 260 किलोमीटर में यह बहती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 11,410 वर्ग किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है। गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है, इसका उद्गम स्थान है और यहां पर आप देखेंगे संगम इसका कुर्सेला के पास देखने को मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, कुर्सेला के पास जो है मुख्य रूप से गंगा में जाकर मिल जाएगी। और आप एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहां पर यह नदी देखें तो इस नदी को बिहार का शोक नाम से जाना जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है। महानंदा नदी सबसे लास्ट नदी है। हम एकदम पूरब की तरफ बढ़ चुके हैं और आप देखेंगे तो इसके भी संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। 360 किलोमीटर लंबी नदी है दोस्तों। लंबाई इसका जो है मुख्य रूप से बिहार में जो है टोटल यहाँ पर आप देख लीजिएगा 360 किलोमीटर बहती है। 376 किलोमीटर जो है लंबी नदी है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र इसका 6150 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका नेपाल से ही है। संगम गंगा नदी में जो है इसका होता है मनिहारी कटिहार के पास जाकर यह जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यह उत्तरी भारत की प्रमुख नदियां रही दोस्तों। इनको आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। अब जो है उत्तरी बिहार की जो नदियां हैं उसको हमने देखा। अब हम जो है प्रायद्वीपीय पठार की जो प्रमुख नदियां हैं बिहार के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, तो उनको आप देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये नदियां अपना सारा पानी वर्षा से प्राप्त करती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और मुख्य रूप से यह जो है सदा नीरा नहीं है, इसमें हमेशा जो है आप देखेंगे जल नहीं रहता है, सदा वाहिनी नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है नदियां गर्मी के मौसम में बिल्कुल सूख जाती हैं। ठीक है, बूंद भर पानी उसमें देखने को नहीं मिलती है कई जगहों पर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो सबसे प्रमुख नदी है वह कर्मनाशा नदी दोस्तों 192 किलोमीटर लंबी नदी है और आप देखेंगे सारीदाग कैमूर के पास से इसका जो है उदय होता है, उद्गम होता है और गंगा नदी में जाकर यह मिल जाती है जो आपकी कर्मनाशा नदी है। इसके बाद सोन नदी। सोन नदी की बात करें तो 780 किलोमीटर लंबी नदी है। 202 किलोमीटर यह बिहार में बहती है और बिहार में जलग्रहण क्षेत्र इसका 15,820 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। यह थोड़ी सी अगर आप देखेंगे तो जल ग्रहण क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे सोन नदी को। ठीक है, इसके अलावा इस पर कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है यह भी आप एक बार ध्यान देंगे। कौन सी नदी घाटी परियोजना इस पर चलती है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, कल ही हमने आपसे डिस्कस किया था। इसके अलावा इसके उद्गम स्थल की बात करें तो अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और गंगा नदी दानापुर एवं मनेर के बीच जो है गंगा नदी में जाकर यह मिल जाती है। ठीक है, जो सोन नदी है दोस्तों। पुनपुन नदी इसकी अगर हम जो है दक्षिणी बिहार की अगली नदी की बात करें तो कुल लंबाई इसकी 200 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 7,747 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से। संगम इसका गंगा नदी में होता है फतुहा के पास। ठीक है, फिर फल्गु नदी 235 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है यह हजारीबाग से, जो कि झारखंड में है। पहले बिहार का कभी हिस्सा हुआ करता था और अब जो है अभी प्रेजेंट में आप देखेंगे तो गंगा नदी में है जाकर जो है मिल जा रही है। इसका संगम यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सारी नदियां दोस्तों लगभग जो है कंप्लीट हो गई जो सबसे इंपॉर्टेंट रही हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी नदियों का एक बार रिवीजन कर लेंगे। जितनी भी उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की नदियों के बारे में हमने डिस्कस किया, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको समझाया, यह सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे अपने अगले किसी अन्य सेशन में बिहार स्पेसिफिक और बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक के ऊपर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलिवेंट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए।